हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यूपीएससी और यूपी पीसीएस मेंस स्पेशल आंसर राइटिंग सीरीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं और आज इसी क्रम में हमारा 13वां दिन है, जिसमें हम टाइम टेबल के हिसाब से जो जीएस पेपर 2 है उसके एक हिस्से का, जो कि कमेंट सेक्शन में पूछा भी गया था और आप भी चाहते हैं अगर हम ऐसे नए नए क्वेश्चंस ले आएँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दे सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको आवश्यकता है। तो आज हम देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व गवर्नमेंट स्कीम्स प्रॉब्लम। जैसे कई बार एक गवर्नमेंट स्कीम दी होती है और कहता है कि आप इसमें स्थानीय स्वशासन की भूमिका बताइए कि भारत की ये स्कीम या भारत इन चीज़ों में क्यों पिछड़ा हुआ है और जो इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट का वो क्यों नहीं हो पा रहा है। तो एक सिलेबस के विभिन्न एक विशेष हिस्से से जीएस पेपर 2 के कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इन्हीं का एक प्रश्न लेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। और आप मेरे बारे में जानने के लिए इस पेज को देख सकते हैं। 2019 की जो यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने इंटरव्यू दिया है और आप देखेंगे अगर 2018 का जो मेंस का पेपर था जिसमें जो कनिष्क कटारिया जी हैं टॉपर, उनके भी 133 मार्क्स थे एस्से में और मेरे भी 130 मार्क्स थे, तो एस्से के मार्क्स भी मेरे काफ़ी अच्छे थे। और यदि आप ये जो आंसर हम डिस्कशन करेंगे अगर उसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप t.me/UPSC हिंदी विद गौरव से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको यूपीएससी से रिलेटेड निःशुल्क मटेरियल प्राप्त होंगे। तो हम सीधे अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की गिरती रैंकिंग के आलोक में हाल ही में आरंभ की गई राष्ट्रीय पोषण रणनीति यानी नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी के महत्व की व्याख्या कीजिए। साथ ही पोषण से संबद्ध पहलों को बढ़ावा देने, उनकी निगरानी करने और उन्हें सतत बनाए रखने में स्थानीय स्वशासन द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका पर उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। तो ये 2 पार्ट है, ठीक है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा जो हर बार करता हूं कि आप प्रश्न को देखें, 1 मिनट वीडियो पॉज करें और कम से कम आंसर की रूपरेखा तैयार अवश्य करें। अब दोस्तों, उत्तर पर बढ़ने से पहले हम एक्सपर्ट टिप्स देख लेते हैं कि इस प्रकार के जितने प्रश्न आएंगे किस तरह से सॉल्व करना है। तो पहली बात जो है, आपको सिलेबस ध्यान में रखना होगा। जैसे सिलेबस के बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे आप जीएस पेपर 2 उठाएंगे तो 73वां 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन की भूमिका, ऐसे विभिन्न सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स की भूमिका और आप कह सकते हैं सिविल सोसाइटी की भूमिका, दबाव समूह, ऐसे करके सिलेबस के विभिन्न हिस्से दिए हुए हैं। आपको वो हमेशा दिमाग में रखना है क्योंकि वो जो सिलेबस के विभिन्न पॉइंट हैं, पहली बात तो प्रश्न सीधा सीधा उसी से बनता है। आप सिलेबस उठाएंगे तो सीधा सीधा प्रश्न उसी से बनता है। दूसरी बात, आपको कोई प्रश्न में डाउट आ रहा है या फिर आपको कोई प्रश्न में पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आपके दिमाग में कोई पॉइंट्स नहीं आ रहे, तो आप क्या करेंगे, वही सिलेबस के पॉइंट को उठा के एक हेडिंग बना देंगे, जैसे स्थानीय स्वशासन की भूमिका, ठीक है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप की भूमिका, और वही आप इसको आगे एक्सप्लेन करके आंसर लिख सकते हैं। अभी हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि किस तरह से इनका भी यूज हम करते हैं। फिर दूसरी बात, प्रश्न का भार निर्धारित करें और ध्यान से पढ़ें। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 2 पार्ट पूछा गया। एक तो पहले इस आलोक में यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग गिर रही है उसके आलोक में एनएनएस यानी नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी के महत्व की व्याख्या कीजिए। एक पार्ट ये पूछा गया है। दूसरा पार्ट पूछा गया है पोषण संबद्ध पहलों को बढ़ावा देने, उनकी निगरानी करने, उन्हें सतत बनाए रखने में जो स्थानीय स्वशासन की भूमिका है उस पर चर्चा करना है। तो दोस्तों, प्रश्न पढ़ते ही आपके दिमाग में पहले ये आना चाहिए कि आपके पास 250 वर्ड्स जो अलॉटेड हैं वो कहाँ कहाँ आप अलॉट करेंगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस से आएगा। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि 100 शब्द पहले पार्ट के लिए और 120 शब्द दूसरे पार्ट के लिए, बाकी 30 शब्दों में आप कह सकते हैं कि भूमिका और निष्कर्ष हम खत्म करेंगे। या फिर आप इसको घटा के 80 कर सकते हैं, इसको घटा के 110, मतलब आपको ये वेटेज जो है, जो वेटेज का पार्ट है वो समझ में आना चाहिए। आप ऐसा ना कर दें कि 200 शब्द में पहला पार्ट लिखें और अगले पार्ट के लिए आपके पास केवल 50 ही शब्द बचे। आप बल्कि ये कर सकते हैं, आप 100 शब्द दोनों के लिए अलॉट कर सकते हैं, 25 शब्द भूमिका और 25 शब्द निष्कर्ष। ये भी बेस्ट तरीका है। आपको वेटेज अलॉट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। इससे ये फायदा होता है कि पहली बात ये क्लियर, आपने पूरा प्रश्न पढ़ा। जैसे जब मैं आंसर राइटिंग करता था शुरुआती दिनों में, मेरे साथ एक बड़ी समस्या ये थी कि मैं प्रश्न पढ़ते ही आंसर राइटिंग शुरू कर देता था और जब लिख लेता था 200 शब्द या 150 शब्द और पूरा प्रश्न पढ़ता था तब समझ में आता था कि जो लिख रहा हूँ वो तो प्रश्न में पूछा ही नहीं गया है, प्रश्न में कुछ और पूछा गया और मैंने लिख कुछ और दिया है। ये बात आपकी दूर हो जाएगी अगर आप प्रश्न पढ़ के उसका वेटेज निर्धारित कर लेंगे। दूसरी बात,
आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। इसका अभी हम यूज देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। जो सेकंड पार्ट पूछा हुआ है आप उसको ध्यान से पढ़ें। पोषण से संबद्ध पहलों को बढ़ावा देने, उसकी निगरानी करने, उन्हें सतत बनाए रखने में स्थानीय स्वशासन पर निभाई जाने वाली भूमिका पर उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। आप समझिए, आपने ये पढ़ा ना, ये 3 बिंदु, यही तीनों बिंदु हम क्या कर सकते हैं, हेडिंग के तौर पे यूज कर सकते हैं। पार्ट 2 में सीधे उठाएंगे स्थानीय स्वशासन की भूमिका 1, पोषण संबद्ध पहलों को बढ़ावा देने में, ये डाला और इसको लिख दिया 2-3 लाइन। सेकंड, निगरानी करने में 2-3 लाइन लिख दिया। थर्ड, सतत बनाए रखने में 2-3 लाइन लिख दिया। तो इस तरह से जो सेकंड पार्ट है वो भी हमारा एक वेल स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा और आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जब आपके दिमाग में स्ट्रक्चर आ जाता है आंसर का, तो आंसर राइटिंग बहुत ही ईजी हो जाती है। फिर तीसरी बात, योजनाओं को समझें न कि रटने का प्रयास करें। जैसे ये नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी ही है, इसको आप समझें कि क्या सोच के बनाई गई है, गवर्नमेंट ने क्या सोच के बनाया, क्या कमियां थी कि इतने सारे पोषण युक्त अभियान चला रहे थे, क्यों गवर्नमेंट ने इसको लगाया। दूसरी बात, ये समझने का प्रयास कीजिए कि कुपोषण होता क्यों है आखिर में। और अगर आपने पिछले लेक्चर्स को सुना होगा, मैंने 4A कॉन्सेप्ट बताया था। तो कुपोषण भी आप देखेंगे तो ये 4A के कारण ही होता है। यानी पहले तो अवेलेबिलिटी, यानी भोजन उपलब्ध नहीं है, अवेलेबिलिटी की बात की थी। दूसरा एक्सेप्टेबिलिटी, भाई भोजन उपलब्ध है लेकिन हम वो खाते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल शाकाहारी लोग को मीट मुर्गा उपलब्ध है तो हम खाते नहीं हैं। एक्सेप्टेबिलिटी हो गया, अवेलेबिलिटी हो गया। अवेयरनेस, गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उसकी अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक ढांचा दिमाग में बना ले कि आखिर में ये समस्या क्यों हो रही है, तो आपका जो आंसर राइटिंग है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। जो चौथी और इंपॉर्टेंट बात कि इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। अब हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। भूमिका में क्या होगा, तो भूमिका में आप GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति के साथ शुरुआत कर सकते हैं। अभी इस बात को समझने का प्रयास करें, एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो है ही, लेकिन एक ये वैश्विक संस्था है। आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि एक वैश्विक संस्था कुछ बता रही है, हम क्यों माने इस बात को। तो आपके दिमाग में तुरंत ये आंसर आना चाहिए कि ठीक है। साथ ही में अगर हम एक भारत की जो सरकारी आंकड़ा है NFHS 4 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी इसको डिस्कशन किया है, इसके अगर एक आंकड़े को इसके साथ ही जोड़ दिया जाए तो वैलिड पॉइंट हो जाएगा, यानी जो हमारी भूमिका है वो बहुत अच्छी वैलिड हो जाएगी। तो ऐसा कुछ प्रयास करें, यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स को तो बताएं ही बताएं, प्रश्न में बोला ही गया है, अपने साथ भी एक आंकड़े को जोड़ दें जो भारत सरकार की आंकड़े हैं और प्रश्न को सुगठित कर दें भूमिका को। मुख्य भाग में 2 प्रश्न, पहला NNS का महत्व कुपोषण को दूर करने में, और दूसरा जो 3 चीजें के ऑर्डर से पूछी गई है, पहलों को बढ़ावा देने, निगरानी करने, सतत बनाए रखने में स्थानीय स्वशासन की भूमिका। हमें ये 2 पार्ट मुख्य भाग में चर्चा करनी है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे आप, निष्कर्ष में कुछ नहीं लिखना है, कुपोषण मुक्त भारत कैसे प्राप्त होगा और स्थानीय स्वशासन की कैसे भागीदारी बढ़ाई जाए, इस प्रकार हमें निष्कर्ष लिख देना है। अब हम आते हैं अपने सीधे उत्तर पे। तो देखिए मैंने क्या लिखा, वेल्थ हंगर वुल्फ फाउंडेशन द्वारा जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को अति गंभीर रूप से भूख के शिकार, या फिर आप भूख के ग्रस्त देश भी लिख सकते हैं, भूख की ग्रस्त देश की श्रेणी में 102 रैंकिंग दी गई है। तो आप लेटेस्ट रैंकिंग देखेंगे और ये रैंकिंग आपके UPSC और UPPCS एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2019 का अगर आप पेपर देखेंगे UPPCS में तो सीधे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि ये रैंकिंग दी गई है। साथ ही NFHS के अनुसार भारत के ग्रेटर देन 35%, देखिए एग्जैक्टली आंकड़ा क्या है 36.4%, लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको सारे आंकड़े एग्जैक्टली नहीं आ सकते। तो आप क्या लिखें इसको, 35% से अधिक बच्चे कुपोषित हैं, ये आपको लिखना है भूमिका में। अब मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, यहां पे पैराग्राफ आप चेंज कर दें। यहां पे मैंने जानबूझ के इसको एक में ही लिखा है ताकि आप इस बात को समझ सकें कि पैराग्राफ लॉन्ग होना कभी भी एग्जामिनर पसंद नहीं करता है। तो आप यहां पे ब्रेक करें, अब आगे एक पैराग्राफ यहां से लिखें, ऐसे में कुपोषण मुक्त भारत की परिकल्पना करने वाली राष्ट्रीय पोषण नीति का महत्व निम्न है। यानी राष्ट्रीय पोषण नीति का उद्देश्य मैंने सीधे बता दिया कि इसका उद्देश्य क्या है, कुपोषण मुक्त भारत, और मैंने सीधे बता दिया कि उसका महत्व निम्न है। तो आप देखिए इस बात को आप समझिए कि मैंने क्या क्या किया। पहले तो जो प्रश्न में पूछा था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में गिरती रैंकिंग, उसको बताया, साथ में एक सरकारी आंकड़े को कोट करते हुए उसको वैलिडिटी दे दी। अब मैंने
नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी को भी सामने ला दिया कि नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी क्या करती है, कुपोषण मुक्त भारत को प्राप्त करने का प्रयास करती है। अब महत्व उसका क्या है, तो देखिए पहला महत्व संसाधनों का एकीकरण एवं दोहराव तथा लीकेज का समाधान। असल में ये जो स्ट्रेटजी वो क्या करती है, जो विभिन्न मंत्रालय हैं, चाहे वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हो, जो भी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय हो, सबकी जो जो कुपोषण से संबंधित योजनाएं हैं उनका एकीकरण करने का प्रयास करती है, उनको एक ढांचे में लाती है, जिससे क्या हो, कहीं भी जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसका दोहराव ना हो। तो मैंने उसी को एक्सप्लेन कर दिया। संसाधनों का एकीकरण एवं दोहराव तथा लीकेज का समाधान हेडिंग डाल दी। यह रणनीति पेयजल एवं स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास आदि विभिन्न क्षेत्रों की पोषण संबंधी पहलों का समेकन करती है। तो मैंने ये लिख दिया कि जिन जिन मंत्रालयों की अलग अलग जो थी वो अलग अलग क्रियान्वित कर रहे थे। जैसे मान लीजिए किसी स्थान पर कुपोषण से ग्रस्तता है। अब कुपोषण ग्रस्तता कई कारणों से होती है। मैंने आपको एक तो 4A बताया था। दूसरा जो कुपोषण के कारण होते हैं, एक कि भोजन की उपलब्धता नहीं हुई, भोजन जो खाए शरीर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, यानी क्या थी, आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं किया शरीर ने, ठीक है, जो इसको हम कहते हैं हिडन हंगर, ठीक है, हिडन हंगर की समस्या बोलते हैं, छद्म भूख, यानी आपने जो खाया भोजन वो आपके शरीर में लगा नहीं, ठीक है। तो इस बात को, जो भोजन लगता नहीं है, मुख्यतः क्यों नहीं लगता, क्योंकि हम गंदे हाथों से खाना खाते हैं, स्वच्छता की कमी है। अब मान लीजिए किसी स्थान पे सरकार ने भोजन तो खूब उपलब्ध करा दिया, लेकिन स्वच्छता संबंधी व्यवस्था नहीं है, तो वहां पे कुपोषण ग्रस्तता होगी। इसी बात को जो नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी है वो क्या करती है, एकीकृत कर देती है कि वहां पे स्वच्छता भी पहुंचाई जाए, पेयजल भी स्वच्छ वहां पे उपलब्ध कराया जाए। तो क्या किया उसने, सभी पहलों का समेकन कर दिया नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी। मतलब एक व्यापक आयाम में ये जो न्यूट्रिशन संबंधी बातें हैं इसको समझने का प्रयास इसमें किया जा रहा है। अब बात दूसरी, यह नीति कुपोषण के प्रमुख कारणों, खाद्यान्न एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता तथा हिडन हंगर जैसी समस्याओं को भी ध्यान में रखती है। तो मैंने अभी डिस्कशन कर ही लिया कि क्या थी, एक तो आपके पास खाद्यान्न की उपलब्धता नहीं है। मान लीजिए खाद्यान्न है तो आपको केवल गेहूं चावल मिल रहा है, दाल रोटी दूध ये सब नहीं मिल रहा है, यानी जो पोषक तत्व युक्त खाद्यान्न है वो नहीं मिल रहा है। और तीसरी बात, आपको पोषक तत्व युक्त खाद्यान्न मिल भी गया तो आपका बॉडी उसको अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो 3 कारण कुपोषण के प्रमुख होते हैं और ये जो नीति है वो इन तीनों कारणों को ध्यान में रखती है। फिर तीसरी बात, मातृ देखभाल एवं पोषण पर विशेष ध्यान दिया गया है, ठीक है। और सुरक्षित मातृत्व अभियान मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। क्या इसमें किया जा रहा है, देखिए आप देखेंगे अगर कुपोषण जो है वो एक साइकिल है। माता अगर कुपोषित है, माता को एनीमिया है तो उसके बच्चों को कुपोषण होगा, बच्चे कुपोषण होंगे तो उनके बच्चों को कुपोषण होगा, और ये पूरा गरीबी कुपोषण एक चक्रीय आप कह सकते हैं स्थिति बन जाएगी जो कि समाज के लिए खतरनाक है। तो ये जो रणनीति है वो क्या करती है, मातृ देखभाल पर प्रमुख ध्यान देती है, इस बात को ध्यान में रखें। चौथा, निगरानी योर लक्ष्य। देखिए एग्जाम्पल से, उदाहरण स्टंटिंग, वेस्टिंग एवं एनीमिया, ये सब कुपोषण के इंडिकेटर्स हैं। में प्रतिवर्ष 2 एवं 3% की कमी का लक्ष्य समयबद्ध प्रभाविता आकलन हेतु महत्वपूर्ण है। मतलब ये हुआ, ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये हुआ कि आपने टारगेट डिसाइड कर लिया कि प्रतिवर्ष 2% और 3% क्रमशः वेस्टिंग, स्टंटिंग, वेस्टिंग और एनीमिया में कमी करेंगे, और आप प्रतिवर्ष चेक कर रहे हैं कि इस बार हुई कि नहीं हुई, यानी आप समयबद्ध जो नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी है इसका आकलन कर सकते हैं। तो ये बात मैंने बताई, चौथा ये यानी महत्व हो गया। अब मैं आता हूं सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, स्थानीय स्वशासन की भूमिका। अब ध्यान में रखिए, मैं जो भी आंसर लिखूंगा इस बात को आप समझिए, इन्हीं तीनों चीजों को ध्यान में रखूंगा। पहली बात बोल रहा है स्थानीय स्वशासन की भूमिका किस चीज में, पोषण से संबद्ध पहलों को बढ़ावा देने में। दूसरा, उनकी भूमिका निगरानी में। तीसरा, उन्हें बनाए रखने में। किस प्रकार स्थानीय स्वशासन महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभा सकता है, तो मैंने उसको देखा। देखिए मैंने क्या लिखा, पहली बात, लाभार्थियों का लक्ष्यीकरण एवं उनके पहचान हेतु, ठीक है, यानी जो स्थानीय स्वशासन है वो क्या करेगा, पहलों को देखिए मैं बढ़ावा दे रहा हूँ, कुपोषण से जो पहले हैं उनको बढ़ावा दे रहा हूँ और उनको क्रियान्वित कर रहा हूँ। तो समझिए स्थानीय स्वशासन क्या करेगा, लाभार्थियों का लक्ष्यीकरण और उनकी पहचान करेगा।
किस, मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत है या कोई जिला है, तो जो वहाँ का प्रधान है या फिर जो जिला पंचायत सदस्य है वो क्या करेगा, उसको पता है कि यार ये क्षेत्र हमारे इलाके का जो है वहाँ पे अधिक से अधिक कुपोषित लोग हैं, वहाँ पे स्वच्छता की कमी है, ये आसानी से पहचान कर सकते हैं, न कि केंद्रीय बॉडी। इस बात को समझिए। और एग्जाम्पल मैंने लिखा, हाल में ही यूपी के बस्ती जिले में 4 व्यक्तियों की कुपोषण से मृत्यु के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि लक्ष्यीकरण अति अनिवार्य है। तो स्थानीय स्वशासन की भूमिका यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है। और दोस्तों इस बात को ध्यान में रखें कि आपको बोला है उदाहरण सहित चर्चा कीजिए, यानी आपको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स अवश्य डालते रहना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में मांग है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, यूपी में आपने देखा होगा हाल में न्यूज में आई थी, एनएचआरसी ने रिपोर्ट मांगी थी, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसने रिपोर्ट मांगी थी कि भाई जो 4 लोग हैं, 4 व्यक्ति कैसे मर गए कुपोषण से। आप इस बात को समझें कि अगर मान लीजिए वहां पे लक्ष्यीकरण हुआ होता जो स्थानीय पंचायत है, तो क्या कुपोषण से मृत्यु हो पाती? इसका जवाब होगा नहीं। तो यानी लक्ष्यीकरण नहीं हुआ, और इस संदर्भ में स्थानीय स्वशासन की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या लिखा, स्थानीय आवश्यकताओं, उदाहरण के तौर पर जनजातीय क्षेत्रों में प्रायः आयरन की कमी। अब देखिए इस बात को यहीं पे रोकते हैं और समझते हैं। देखिए क्या होता है, मान लीजिए एक जिला है, वहाँ पे स्थानीय लोग की आवश्यकता है कि भाई वो गेहूं खाएंगे और उनको ला के दिया जा रहा है चिकन, तो क्या वो खा पाएंगे? इसी तरह समझिए जो जनजातीय क्षेत्र है भारत के, वहाँ देखा गया आयरन एवं जो फोलिक एसिड है उसकी सामान्यतः बहुत कमी होती है, उनको इसकी बहुत ही कमी होती है। तो वहाँ पे उन चीज़ों को क्यों ना बंटवाया जाए? स्थानीय स्वशासन की भूमिका यहाँ पे महत्वपूर्ण जाएगी कि वो बताएगा कि यार हमारे यहाँ तो यही समस्या है और केवल आयरन की गोली दे दो, हमारे यहाँ काम चल जाएगा। तो यानी स्थानीय आवश्यकताओं एवं परंपराओं। अब ये देखिए पहली बात। अब दूसरी बात हम समझते हैं परंपराओं। परंपराओं क्या है? उदाहरण के तौर पर लोकगीत, नाट्य आदि का प्रयोग करके पोषण आधारित पहलों की जागरूकता बढ़ाने हेतु। तो पहली तो स्थानीय आवश्यकताओं की जो समझ है वो हमें क्या करेगी, मांग आधारित निर्णय लेने में मदद करेगी। और दूसरी बात, अगर हमें स्थानीय चीज़ों का पता है, जो स्थानीय स्वशासन है वो क्या करेगा, पता है कि यार यहाँ पे लोकगीत होता है। जैसे आप मान लीजिए छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोकगीत क्या है, एग्जाम्पल के तौर मैं समझाता हूँ, पंडवानी, रात भर चलता है। वहाँ पे एक प्रोग्राम क्यों ना कुपोषण का करवा दिया जाए, और कुपोषण का करवा देंगे तो क्या होगा, जागरूकता बढ़ जाएगी, पोषण आधारित पहलों की जागरूकता बढ़ेगी। हमारे प्रश्न में क्या पूछा था, पहलों को बढ़ावा देने में। देखिए दिख रही भूमिका, इसको समझिए। फिर तीसरा, भागीदारी में वृद्धि तथा सामाजिक अंकेक्षण जैसी प्रक्रियाओं के द्वारा योजनाओं की निगरानी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन किया जा सकता है। सेकंड हमारा पार्ट क्या था, उनकी निगरानी करने हेतु। और देखिए हमने क्या लिखा, वही लिखा। आपको पता है कि भारत में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया चलती है, ठीक है। मनरेगा में आपने देखा होगा कि सामाजिक अंकेक्षण चलता है, यानी जो समाज के लोग हैं वही जाके लेखा परीक्षा करते हैं, योजनाओं का देखते हैं कि क्या वो सही से जो वित्त आवंटन हुआ है वो सही प्रकार से क्रियान्वित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या कर रहा है, ये भागीदारी में वृद्धि कर रहा है स्थानीय स्वशासन, और सामाजिक अंकेक्षण जैसी प्रक्रियाओं के द्वारा योजनाओं की निगरानी और पारदर्शी क्रियान्वयन करवा सकता है। तो मैंने इस बात को बताया। चौथा देखिए, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा हस्तांतरित सामाजिक आर्थिक विकास हेतु योजनाओं में स्थानीय स्वशासन मनरेगा जैसी आजीविका पहलों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मातृत्व लाभ योजना आदि से जोड़कर इसे सतत बना सकता है। तो देखिए तीसरा पॉइंट क्या पूछा था, उन्हें सतत बनाए रखने में। तो मैंने कहा भाई कुपोषण में एक समस्या ये भी है कि आप पास खरीदने की शक्ति हो, अफोर्डेबिलिटी हो। 4A प्रॉब्लम में अफोर्डेबल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं भाई, आजीविका पहलों को बढ़ावा दे दें। और स्थानीय स्वशासन आपको पता होगा मनरेगा जैसी योजनाओं को क्रियान्वित करता है, और जब अफोर्डेबल हो जाएगा तो ये जो कुपोषण संबंधी पहल है ये सतत बनी रहेगी, यानी सरकार दे न दे, लोग खुद से अफोर्ड कर सकते हैं। इस बात को समझें। मैंने इस प्रकार जो प्रश्न है बार बार उस प्रश्न को दिमाग में बनाए रखा, बार बार समझा, और उस प्रकार ही अपने आंसर को एक वेल स्ट्रक्चर प्रदान किया। तो इस बात को आप अवश्य दिमाग में रखें कि प्रश्न आपके दिमाग में होना चाहिए, बार बार आपको प्रश्न देखते रहना चाहिए। अब निष्कर्ष लिखूंगा। निष्कर्ष में क्या लिखूंगा, स्पष्ट है कि कुपोषण आधारित किसी भी योजना की सफलता हेतु भोजन की उपलब्धता के साथ साथ सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता भी अनिवार्य है। मैंने कहा भाई भोजन ही मिल जाए उससे काम नहीं चलेगा, कुपोषण के लिए पेयजल एवं स्वच्छता भी अनिवार्य है। अतः स्थानीय स्वशासन की प्रभावपूर्ण भागीदारी कुपोषण मुक्त भारत के लक्ष्य को सफल बना सकती है। और मैंने सीधे लिख दिया कि भाई जो स्थानीय स्वशासन है उसकी अगर हम प्रभावपूर्ण भागीदारी दिलवा देंगे इन योजनाओं में, तो क्या होगा, कुपोषण मुक्त भारत के लक्ष्य को सफलता प्राप्त हो जाएगी। आप चाहें तो इसमें सतत विकास लक्ष्य जो
दूसरा है गरीबी कुपोषण, उसको भी चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं कि भारत इन लक्ष्यों की भी प्राप्ति कर सकता है। लेकिन फिर मैंने वही बात कही कि ये ज्ञान नहीं बल्कि समझ की परीक्षा है, और समझदारी इसी में है कि 250 शब्दों का आप किस प्रकार यूज कर पाएंगे लिमिटेड स्पेस और लिमिटेड टाइम में। ये आपको सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, न कि आपको कितना ज्ञान है, कितना रटा हुआ है, वो यहाँ पे काम अधिक नहीं आने वाला। केवल आपको एक स्ट्रक्चरिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब करवाने में भूमिका निभाएं, और आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस जो सिलेबस का सेक्शन है उससे अगले आने वाले प्रश्न चाहेंगे, तो हमें वो सिलेक्शन करने में आसानी होगी। धन्यवाद दोस्तों।